हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर अर्थ्स मूवमेंट। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने आइसोस्टैटिक कवर करा था। तो जो भी चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लेलिस्ट, आप जा करके वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप हाईलाइट सेक्शन में जा करके चेक करना, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें अर्थ्स मूवमेंट में पढ़ना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ्स मूवमेंट का। इंट्रोडक्शन क्या हमारा, द मूवमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स मूवमेंट एक्चुअल में है क्या, कौन सी चीज़ है जिसको हम बोलेंगे अर्थ्स मूवमेंट। तो जो भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे अर्थ्स के क्रस्ट में, ठीक है, जो हमारा अपर लेयर है उसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ्स मूवमेंट, ठीक है। ये जो अर्थ्स मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, अर्थ्स के क्रस्ट में होता है, ठीक है। दिस मूवमेंट्स फोर्सेस वेरी ऑफन अफेक्ट एंड चेंज द अर्थ सरफेस। ये मोमेंट्स जो होते हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो जो हमारा अर्थ सरफेस है उसको अफेक्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। ओके, द जियोलॉजिकल चेंजेस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। तो चेंजेस भी बहुत सारे टाइप्स के होंगे, ठीक है, एक टाइप्स के तो होंगे नहीं। तो जो जियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो किस तरह से होते हैं, वो दो टाइप्स के देखो हैं। पहला तो है लॉन्ग पीरियड चेंजेस और दूसरा क्या है, शॉर्ट पीरियड चेंजेस, ठीक है। तो कोई ऐसा चेंज होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और कोई ऐसा चेंज होता है जो एकदम चुटकी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग पीरियड चेंजेस हैं वो क्या हैं, अकर सो स्लोली दैट मैन इज़ अनेबल टू नोटिस सच चेंजेस ड्यूरिंग हिज लाइफ पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड चेंजेस ऐसे होते हैं जो इतना धीरे धीरे अगर करते हैं, इतना धीरे धीरे कि जो मैन है वो क्या करता है, अनेबल है इसको नोटिस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, हम सबको पता है, हम सब ने ये सब पढ़ा है, लेकिन हमने नोटिस करा है इस चीज़ को, कभी नहीं करा है क्योंकि वो काफ़ी स्लो है, ठीक है। मतलब हम उसको नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि जो हमारा चेंजेस है, जो लॉन्ग पीरियड चेंजेस, वो इतना स्लोली अगर करता है कि जो हम होते हैं, जो मैन है, वो अपने लाइफ पीरियड में इसको नोटिस नहीं कर पाता है, ठीक है। वो इतना धीरे धीरे होते हैं और इतने लंबे टाइम के बाद उसको कोई देख सकता है। देखो आगे हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग पीरियड चेंजेस किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो सामने आते हैं। ओके, आगे शॉर्ट पीरियड चेंजेस, अब इसको देख करके समझ में आ रहा है कि जो एकदम तुरंत होता हो, शॉर्ट टाइम में, अगर सडनली दैट दीज आर नोटिस्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू आवर्स, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये तो स्लोली होता था, लेकिन ये क्या हो रहा है, शॉर्ट पीरियड चेंजेस एकदम सडनली से अगर करता है और फ्यू सेकंड्स में हम इसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, सिस्मिक इवेंट्स जो भी होता है, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वोल्केनोस वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, सडनली अगर करते हैं एंड इसको हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई, जो जियोलॉजिकल चेंजेस है वो दो टाइप्स के हैं, एक लॉन्ग पीरियड चेंजेस एंड दूसरा शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड भी हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखो क्या हमारे पास, द फोर्सेज विच अफेक्ट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज ऑफ ऑरिजिन। तो जो सोर्सेज ऑफ ऑरिजिन है, जहाँ से फोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे दो टाइप्स में इनको डिवाइड करा गया है, ठीक है। जो हमारे अर्थ क्रस्ट को जो भी फोर्सेज अफेक्ट करते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, किस बेसिस पे, उनके ऑरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला है इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड दूसरा क्या है, एक्सोजेनेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोजेनेटिक को अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी है क्योंकि काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है हमारे बुक में, और एक्सोजेनेटिक एकदम झट से खत्म हो जाएगा, तो इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले हम इंडोजेनेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतना समझ लो कि जो इंडोजेनेटिक है वो क्या है, वो अर्थ के अंदर से लगेगा, और जो एक्सोजेनेटिक है वो अर्थ के बाहरी सरफेस पे फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। तो इंडोजेनेटिक अब चलो डिटेल में पढ़ते हैं। The forces coming from within the earth are called as endogenetic forces which cause two types of movements in the earth। देखो जो भी फोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, अर्थ के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। और इनकी वजह से दो टाइप्स के मूवमेंट्स हमारे अर्थ में होते हैं। पहला तो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरा क्या है, वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट होते हैं दो टाइप के मूवमेंट्स इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहे होंगे, जो मतलब हॉरिजॉन्टल में हमें क्या समझ में आ रहा है, ऐसे फ्लैट होता है ये, और वर्टिकल क्या होता है, ऐसे खड़ा होता है। तो जो भी मूवमेंट्स ऊपर से नीचे ऐसे होते हैं वो वर्टिकल मूवमेंट हो गया, और जो ऐसे मूवमेंट लग रहे होंगे जो भी फोर्स, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो इन मूवमेंट्स की वजह से जो चीज़ें होती हैं
ऊपर में तो हमने देखा सिस्मिक इवेंट्स होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक्स, फॉल्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन मूवमेंट्स की वजह से ही क्रिएट होती हैं, ठीक है। Our scientific knowledge is still limited, so we don't know precisely the mode of origin of the endogenetic forces. क्योंकि ये बात कहाँ की हो रही है, हमारे अर्थ की अंदर की हो रही है। अर्थ के अंदर की जब बात होगी तो क्या होगा, हमारे पास इतने सोर्सेज अवेलेबल, साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास इतने हैं, मतलब हमारे पास क्या लिमिटेड है वो, ठीक है। लिमिटेड किस लिए, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के अंदर की बात हो रही है और हमें पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता है, तो धीरे धीरे हमें कुछ कुछ पता चल रहा है, लेकिन अभी भी क्या हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए हम इनके ओरिजिन के बारे में नहीं जान सकते। इंडोजेनेटिक फोर्सेस का जो ओरिजिन है उसके बारे में उतना ज़्यादा हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पता है हमें, ठीक है। ये सबका क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखो हम क्या पढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑन एन एवरेज द ओरिजिन ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्सेस इज रिलेटेड टू थर्मल कंडीशंस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब एवरेज पे बताया जाता है, ठीक है, कि जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस का जो ओरिजिन है वो किससे रिलेटेड है, थर्मल कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। तो ये हमारे एवरेज नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया जाता है। द इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड related horizontal and vertical movements are caused due to contraction and expansion of rocks because of varying thermal conditions and temperature changes inside the earth। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोमेंट जो हमने पहले देखा था वो होते कैसे हैं, तो जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, वो सिकुड़ते हैं फिर ऐसे फैलते हैं, तो उन रॉक्स की वजह से ही क्या होता है, थर्मल कंडीशन वैरी करता है, जो टेम्परेचर होते हैं वो चेंज करते हैं। अर्थ के इनसाइड में हमने ये अर्थ वाले में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है उसको जितना हम अंदर जाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है, वो चेंज होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, रॉक्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोमेंट्स लगते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा खुद से पढ़ के भी। आगे देखो क्या है, द इंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड मोमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू 2 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। जो हमारे पास इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स और फोर्सेज हैं वो क्या है, 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब किसके बेसिस पे, इंटेंसिटी के बेसिस पे। वहाँ पे हमने क्या देखा था, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड तो थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लेकिन वो किस बेसिस पे था, सॉरी वो बेसिस नहीं था हमारा, आई थिंक ये हमारे मूवमेंट्स थे, ठीक है। 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्रिएट कर रहे थे। अभी यहाँ पे इंडोजेनेटिक फोर्सेस को बांटा गया है इंटेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्या है, सडन फोर्सेस एंड दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो अभी देखो क्लियर हो गया कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस को डिवाइड करा गया है इंटेंसिटी के बेसिस पे, ओके। तो सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है, सडन फोर्सेस एंड मोमेंट्स। सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो सडन फोर्सेस एंड मोमेंट्स क्या है, इनको हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। अब देखो आगे भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्यों कहते हैं। Caused by sudden endogenetic forces coming from deep within the earth cause such sudden and rapid events that these cause massive destruction at and below the earth's surface। अब क्या होता है, सडनली हमने पढ़ा था कि जो शॉर्ट पीरियड टाइम में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सडनली होते हैं, ठीक है। तो ये सडनली क्या होता है, इंडोजेनेटिक फोर्सेज की वजह से होता है। Cause such sudden and rapid events that this causes massive destruction। तो सडनली तो ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस जब अर्थ के इनसाइड से निकलते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें टूटती फूटती हैं, वो अर्थ पे भी टूटती फूटती हैं और उसके नीचे भी, ठीक है। इवेंट्स लाइक वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम इवेंट्स। जो भी इवेंट्स होते हैं वोल्केनिक इरप्शन की तरह और अर्थक्वेक की तरह, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है। अकर इन डेंसली पॉपुलेटेड लोकेलिटीज़। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस होते कहाँ हैं, ठीक है। जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, अर्थक्वेक्स टाइप के इवेंट्स होते हैं, उनको हम एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं। और ये पॉपुलेटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है उस लोकेलिटी में ये अकर करता है, ठीक है। देयर रिजल्ट्स आर सीन विद इन मिनट्स। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो विद इन अ मिनट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, विद इन अ सेकेंड। नोट करना है हमें कोई चीज़, These forces are the result of long period preparation deep within the earth. Their cumulative effect on the earth's surface are quick and sudden।
अब देखो एक चीज़ है हमारे पास, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक लॉन्ग पीरियड वाला था और एक था हमारे पास क्या, शॉर्ट पीरियड वाला, ठीक है। तो इन दोनों में एक चीज़ देखो मिलती जुलती है, मतलब कनेक्टेड है, ठीक है, मिलती जुलती नहीं, कनेक्टेड है। वो क्या है, लॉन्ग पीरियड वाला एकदम धीरे धीरे अकर करता है, ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है, ये सामने दिखता है, वो एकदम फटाक से होता है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वो अचानक से नहीं होता, उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत दिनों से चलता आ रहा होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और एक दिन अचानक से क्या होता है, वो अकर करता है, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ये फोर्सेज हैं वो किसके रिजल्ट हैं, जो सडनली अकर करते हैं, जो फोर्सेज इफेक्ट होते हैं वो कब होते हैं, किस चीज़ का रिजल्ट है, तो जो प्रिपरेशन है, लॉन्ग पीरियड टाइम तक जो प्रिपरेशन चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है हमारे अर्थ के, उसका ही रिजल्ट होता है ये फोर्स, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक सबका क्लियर। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस मैं समझा देती हूँ थोड़ा, कि इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है, जो भी इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उनसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चेंजेस तो होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उसके अलावा माउंटेन्स, लेक्स वगैरह बनते हैं। तो माउंटेन्स, लेक्स वगैरह क्या हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में ऐड करेंगे ना, तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। आगे हमारा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस एंड मोमेंट्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सडनली तो हो गया हमारा। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस इंक्लूड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स विच आर काउज्ड ड्यू टू फोर्सेस डीप विद इन द अर्थ। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, तो ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को इंक्लूड करता है, ठीक है। और कैसे होते हैं ये, विच आर काउज्ड ड्यू टू फोर्सेस डीप विद इन द अर्थ, क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं वो क्या होंगे, वो इंडोजेनेटिक होंगे, ठीक है। मतलब जो अर्थ के अंदर से आ रहे होंगे फोर्सेस, उनकी वजह से ये डायस्ट्रॉफिक भी होता है। आगे क्या हमारे पास, ऑपरेट वेरी स्लोली एंड देयर इफेक्ट बिकम डिसेंडेबल आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये क्या होता है, बहुत धीरे धीरे, मतलब आप समझ लो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग पीरियड जो चेंजेस होते हैं वो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे अकर करता है, एंड सडनली एक दिन क्या होता है, वो हमें दिखता है, हम उसे नोटिस कर सकते हैं, आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस कितना टाइम लगता है इनको चलने में, 1000 ईयर भी लग सकते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। और इनके इफेक्ट हम एक दिन देख सकते हैं, एक दिन अचानक से ये फूटते हैं ऐसे और ये सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। ऑल्सो टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज, इनको भी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज कहा गया है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेक्स वगैरह का, जो भी हमारे होते हैं माउंटेन्स वगैरह उनका, ठीक है। आगे देखो, फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, इनको आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। पहला है इपिरोजेनेटिक मोमेंट्स और दूसरा क्या है, ओरोजेनेटिक मोमेंट्स, ठीक है। तो पहले हम एपिरोजेनेटिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इपिरोज का मतलब क्या होता है, इपिरोज का मतलब क्या होता है, कंटिनेंट, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये कैसे बना है और इसका मीनिंग क्या है। तो कॉन्टिनेंट और ओरिजिन समझ में आ गया, तो हम ये मतलब ये समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी वो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड तो पक्का ही होंगी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, काउजेज अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेज थ्रू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है, और सब्सिडेंस होता है किसका, कॉन्टिनेंटल मासेस का। जो भी हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंट्स होते रहते हैं। ये अपवर्ड, सॉरी ये डाउनवर्ड हो गया हमारा और ये अपवर्ड हो गया। हॉरिजॉन, ये क्या हमारा वर्टिकल मोमेंट्स इसको हम बोल सकते हैं। तो ये मोमेंट्स इसमें होते रहते हैं एपिरोजेनेटिक मोमेंट में, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करता है, ओके। आगे देखो क्या है हमारे पास, अफेक्ट लार्ज पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड हमने पढ़ा था, तो अब इसको देख लो, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता क्या है, मोमेंट्स, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, काउजेज अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस इन 2 वेज। ये क्या करते हैं, अपलिफ्टमेंट होता है इससे, ठीक है, ऊपर की तरफ जो भी फोर्सेस लगता है ऊपर की तरफ होता है। इसमें 2 वेज हैं, ठीक है। ये काउजेज जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं, अपलिफ्टमेंट जो होता है वो 2 तरह से होता है, 2 वेज में होता है। तो अपलिफ्टमेंट पहला में क्या होगा, पूरे कॉन्टिनेंट का होगा, और दूसरा क्या है, अपलिफ्टमेंट कोस्टल लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है। जो भी कॉन्टिनेंट्स के हमारे कोस्टल लैंड है उनका अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो ये 2 वेज हैं किस चीज़ के, जो काउजेज होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस में उसके। और इसको हम क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड इमर्जेंस। इसको हम इमर्जेंस भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। आगे देखो हमें क्या पढ़ना है, डाउनवर्ड मोमेंट, क्योंकि अभी हमने जस्ट अपवर्ड मोमेंट पढ़ा। डाउनवर्ड मोमेंट क्या है,
काउजेज सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस इनटू टू वेज। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है टू वेज में ये करता है। सब्सिडेंस ऑफ लैंड एरिया, ठीक है, यहाँ पे लैंड एरिया का हो रहा है और दूसरा में क्या है, दूसरा में है कोस्टल एरिया के का, ठीक है, सी कोस्ट का। द लैंड एरिया नियर द सी कोस्ट मूव डाउनवर्ड एंड इज द सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सिडेंस हो रहा है वो सी कोस्ट का हो रहा है और धीरे धीरे क्या होता है, देखो यहाँ सब्सिडेंस का मतलब पहले भी हमने पढ़ा और यहाँ भी सब्सिडेंस आ रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका मीनिंग होता है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज करना मतलब कम होना। ठीक है, तो ये जो भी हमारे चीज़ें हमारे पास होंगी वो क्या हो रही हैं, डाउनवर्ड हो रही हैं। तो जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे की तरफ दबते जाएंगे। तो पहला तो हो गया कि बड़े लैंड एरिया का होता है ये डिक्रीजमेंट, ओके, जिसको हम कहते हैं सब्सिडेंस। दूसरा क्या हो गया, सी कोस्ट का हो गया। अपवर्ड जो हमारा मूवमेंट था वो भी सी कोस्ट और लैंड एरिया का ही हो रहा था और डाउनवर्ड में भी क्या हो रहा है, इसी का हो रहा है। तो सी कोस्ट का क्या होगा, जब धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट होते रहेगा इसमें, तो जो भी लैंड एरियाज होंगे, जो भी कोस्टल होंगे, ऐसे समुद्र होगा और ये जब डिक्रीज करेगा तो हमारे समुद्र में क्या होगा, ये सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, डूब जाएगा। तो ये सबका क्लियर हो गया और इसको हम कहते हैं सबमर्जेंस। सबका क्लियर हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, आगे देखो क्या हमारे पास, ऑरोजेनेटिक मूवमेंट। ऑरोज का मतलब क्या होता है, माउंटेन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ओके, काउज ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल मैनर। ये कैसे होता है, तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से होता है, जो कि काम कैसे कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैनर में। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा क्या था, नाम याद नहीं हुआ मुझे भी, एपियोरोजेनेटिक मूवमेंट जो था उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमारा वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था, ये याद रखना है। ठीक है, तभी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड था, अपलिफ्टमेंट हो रहा था उसमें। इसमें क्या हो रहा है, ओरिजिनेटिक में हॉरिजॉन्टल मैनर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टेंजेंटियल फोर्सेस। जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं और मूवमेंट्स, उनको हम टेंजेंटियल फोर्सेस भी कहते हैं। और ये देखो दो तरह से काम करते हैं, पहला तो अपोजिट डायरेक्शन और दूसरा क्या है, टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे काम करेंगे, जब ऐसे होगा ऐसे, और कंप्रेशनल फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टेंशनल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स भी हम इसको, इन दोनों को कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, डाइवर्जेंट फोर्स एंड कन्वर्जेंट फोर्स। ओके, सेम चीज़ हो गया। क्रिएट रप्चर, क्रैक्स, फ्रैक्चर्स एंड फॉल्स। ये क्या करते हैं, क्रैक्स क्रिएट करते हैं, फ्रैक्चर एंड फॉल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के तरफ नहीं जा रहे हैं, उनके अपोजिट में जा रहे हैं। और ये क्या होता है, इनसे क्या होता है, ये क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो क्रस्टल बेंडिंग होता है, जिससे कि फोल्ड्स क्रिएट होते हैं। ओके, और उसके बाद क्या होता है, क्रस्टल वार्पिंग। अब देखो क्रस्टल बेंडिंग पढ़ेंगे और वार्पिंग पढ़ेंगे कि ये है क्या। क्रस्टल बेंडिंग, the crustal rocks undergo the process of crustal bending in two ways। अब देखो टू वेज में ये होता है ये प्रोसेस। पहला क्या है, वार्पिंग, और दूसरा क्या है, फोल्डिंग। क्रस्टल बेंडिंग में दो चीज़ है, वार्पिंग एंड फोल्डिंग। अब वार्पिंग हमने ऊपर में पढ़ा था, लेकिन मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब नहीं पता होगा, तो ये देख लो। वार्पिंग का मतलब होता है रेस्ट करना, मतलब ऐसे उठना। ठीक है, ये होगा क्योंकि सारी चीज़ें अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो यहाँ का जो भी चीज़ होगा, जो भी लैंडफॉर्म होगा, वो ऐसे उठेगा ही। तो क्या हो रहा है, वार्पिंग, और दूसरा क्या है, फोल्डिंग। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या है, वार्पिंग से क्या होता है, अफेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ द क्रस्ट वेयर इन द क्रस्ट पार्ट्स आर आइदर रेज्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, या तो हमारा जो क्रस्ट है वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। मतलब इससे जो भी अफेक्ट होंगे क्रस्ट पे, उससे क्या होगा, जो हमारा क्रस्ट पार्ट है वो या तो ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा या तो वो नीचे की तरफ दबना शुरू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक तरफ लग करके। अपवर्ड, अप वार्मिंग, और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड, डाउन वार्पिंग। ठीक है, ये वार्पिंग को हम अपवर्ड में जो भी होगा ऐसे उसको हम अप वार्मिंग बोलेंगे, और जो डाउनवर्ड में होगा उसको डाउन वार्पिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा बोर्ड वार्पिंग। बोर्ड वार्पिंग क्या है, व्हेन इट अफेक्ट लार्ज एरियाज। जब लार्ज एरियाज को ये अफेक्ट करता है वार्पिंग, तो उसको हम कहते हैं बोर्ड वार्पिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक वाइज था, फोल्डिंग के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सबका क्लियर हो चुका है आई होप। एंड अगर समझाने से समझ में नहीं आया होगा तो ये लैंग्वेज इतना सिंपल है कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में एकदम ईजिली आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप जा करके एक बार नोट्स चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।